नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने थ्योरी क्लासेस हम शुरू करवा रहे हैं, जिसमें हमारी पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज की हमारी 4th क्लास है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम, जिसे हम हिंदी में शीतलन प्रणाली बोलते हैं। शीतल प्रणाली क्या करती है? जो भी हमारी हीट ओवर हीट उत्पन्न होती है, हमारे इंजन में उत्पन्न होती है या फिर डिफरेंट पार्ट्स में उत्पन्न होती है, उसको ठंडा करने का काम करती है ना, उसको तापमान को जो वो रिड्यूस करती है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। तो कूलिंग सिस्टम क्या होता है? कूलिंग सिस्टम इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जबकि ओवर हीटिंग को रोका जा सके और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। यह अतिरिक्त गर्मी को हटाता है और इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखता है। ठीक है, मतलब जो भी हीट अगर उत्पन्न अंदर हो रही है हमारे इंजन में या फिर हमारे व्हीकल के पार्ट्स में, तो उसको वो कम कर देता है, उसको ठंडा करता है, ताकि हमारे जो पुर्जे होते हैं वो फिर ख़राब न हो। इसके बाद में हम इसके घटक होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है रेडिएटर। रेडिएटर हमारे आगे की तरफ लगा होता है। तो रेडिएटर का क्या कार्य होता है? देखो, रेडिएटर कूलिंग सिस्टम का प्राथमिक घटक है। ये सबसे पहला घटक माना जाता है, जो शीतलक में गर्मी को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें धातु की ट्यूब्स और पंखे होते हैं। देखो, रेडिएटर हमारे प्रकार, चलो ये प्रकार दे रखे हैं, इसमें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो शीतलक में से गर्मी को आसपास की हवा से स्थानांतरित करते हैं, मतलब इसमें ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें से हमारा जो कूलेंट होता है वो फ्लो करता है। अपर टैंक से नीचे, लोअर टैंक की तरफ फ्लो करेगा, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। फिर जो भी हमारी हीट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है हमारा। रेडिएटर को आमतौर पर अधिकतम वायु प्रवाह के लिए वाहन के सामने ये रखा जाता है। वाहन के सामने, मैंने बताया ना आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रंट में रहता है, क्योंकि फ्रंट में जब हमारा व्हीकल चलता है तो उसके हवा के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है, तो जिससे हमारा हवा के भी उसमें एयर भी हेल्प करे और हमारा जो वो है जल्दी ठंडा हो जाए। तो रेडिएटर के प्रकार, तो ये रेडिएटर के प्रकार हैं। पहला है क्रॉस फ्लो रेडिएटर। तो शीतलक एक ओर से दूसरी ओर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होता है, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ ये इसमें फ्लो करता है क्रॉस फ्लो रेडिएटर में। डाउन फ्लो रेडिएटर में शीतलक ऊपरी टैंक से नीचे टैंक की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तित करता है। मतलब क्रॉस फ्लो में तो ऐसे साइड बाय साइड करेगा, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, और डाउन फ्लो रेडिएटर में ऊपर से नीचे की तरफ, है नहीं, अपर टैंक से नीचे लोअर टैंक की तरफ इसमें फ्लो करता है। उसके बाद में देखो, ये जो है ना, ये ट्यूबुलर रेडिएटर, ये इंपॉर्टेंट है, और एक सेलुलर रेडिएटर। ये दो टाइप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये तो डायरेक्शन के बेस के ऊपर इसने इसने टाइप्स बता दिए, प्रकार बता दिए, बट जो मेन टाइप्स होते हैं ये होते हैं, एक ट्यूबुलर होते हैं, एक सेलुलर होता है। ट्यूबुलर में क्या होता है? शीतलक को स्थानांतरित करने और गर्मी को कुशालपूर्वक फैलाने के लिए ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें ट्यूब्स लगी होती हैं, फिन्स, जिसे हम फिन्स बोलते हैं, वे पतली पतली ट्यूब्स लगी होती है, जिसमें से कूलेंट फिर हमारा अपर टैंक से लोअर टैंक की तरफ नीचे की ओर फ्लो करता है। और सेलुलर में क्या होता है? शीतल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई छोटे मार्गों से बना होता है, मतलब इसमें कई फिन्स डॉट 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 लगे होते हैं, यानी सेलुलर टाइप्स को हनीकॉम्ब भी बोला जाता है। हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हनीकॉम्ब्स की तरह ही होता है। जो हमारा मक्खियों का छत्ता होता है ना, उस टाइप में ये दिखता है हमें, इसकी अपीयरेंस जो होती है उसी टाइप की होती है। तो इसलिए हमें इसको हनीकॉम्ब रेडिएटर भी बोलते हैं। रेडिएटर के जस्ट पीछे हमारा रेडिएटर फैन लगा होता है, जो हमारा हवा को आगे पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे हमारा जल्दी ठंडे होने में मदद हो। उसके बाद में रेडिएटर कोर होती है। कोर रेडिएटर का केंद्रीय भाग होती है, मतलब बीच का भाग होता है, जिसमें ट्यूब और पंख होते हैं। गर्म शीतलक इन ट्यूबों के माध्यम से बहता है, फ्लो करता है, और पंख गर्मी को दूर स्थानांतरित करने में मदद करता है। कोर कुशल गर्मी अपव्यय के लिए एल्यूमिनियम या तांबा से बनी होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर, जो रेडिएटर कोर होती है, वो किससे बनी होती है? तो क्या तो वो एल्यूमिनियम से बनी होगी या तांबा से बनी होगी। ये रेडिएटर का केंद्रीय भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऊपरी टैंक और निचली टैंक, ये दो हमने बताया। ऊपरी टैंक क्या होता है? जिसमें से ऊपर से नीचे की ओर हमारा कूलेंट फ्लो करता है, उसी को ऊपरी टैंक बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ आ जाता है उसको हम निचला टैंक बोलते हैं। तो ऊपरी टैंक रेडिएटर के शीर्ष पर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है, और इंजन से गर्म शीतलक, मतलब कूलेंट जो होता है वो प्राप्त करता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। शीतलक को ठंडा होने के लिए रेडिएटर कोर से गुजरने से पहले यह अस्थायी भंडारण क्षेत्र के रूप में ये कार्य करता है। निचला टैंक क्या होता है? निचला टैंक रेडिएटर के निचले भाग में स्थित होता है। रेडिएटर कोर से गुजरने के बाद ठंडा शीतलक इंजन में वापस भेजे जाने से पहले यह
एकत्रित हो जाता है। मतलब जो हमारा वो कूलेंट जो नीचे पहुंच गया ना, उसको वो नीचे इकट्ठा हो जाता है नहीं, भेजने से पहले। फिर उसमें से वहां से फिर वो भेजा जाता है निचले टैंक से। फिर होता है हमारा रिजर्वर टैंक। रिजर्वर, जिससे हम शीतलक विस्तार टैंक बोलते हैं। तो रिजर्वर टैंक क्या करता है? रिजर्वर टैंक, जिसे कूलेंट ओवरफ्लो टैंक के नाम से भी जाना जाता है, गर्मी के कारण फैलने वाले अतिरिक्त कूलेंट को संग्रहित करता है या जरूरत पड़ने पर कूलेंट को रेडिएटर में वापस जाने की अनुमति देकर उचित कूलेंट स्तर बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद में आता है रेडिएटर पंखा, जो रेडिएटर के पीछे लगा होता है। जो हमारा एयर का जो फ्लो होता है, वो एयर फ्लो हमें हमारे रेडिएटर पर डालता है, जिससे हमारा जो रेडिएटर में जो कूलेंट है वो ओवर हीट, जो हमारी गर्मी है वो उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए और वो ठंडा हो जाए। तो रेडिएटर पंखों के माध्यम से हवा को मजबूर करके शीतलक दक्षता में सुधार करता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब वाहन स्थिर हो या कम गति से चल रहा हो। रेडिएटर पंखे यांत्रिक बेल्ट चालित या इलेक्ट्रिक बेल्ट चालित से होते हैं। मतलब ये मैकेनिकल बेल्ट से चलने वाले हो सकते हैं या फिर हमारे मोटर से चलने वाले भी हो सकते हैं। उसके बाद में थर्मोस्टेट एक वॉल्व होता है जो हमारा जो फ्लो होता है, जो लिक्विड होता है, उसको बाईपास करता है नहीं? तो इसको पढ़ेंगे। थर्मोस्टेट एक तापमान संवेदनशील वॉल्व है जो शीतलक प्रवाह को नियंत्रित करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है। जब इंजन ठंडा होता है तो यह इंजन को जल्दी गर्म होने के लिए बंद करता है। एक बार जब शीतलक इष्टतम तापमान पर पहुंच जाता है तो ठंडा करने के लिए रेडिएटर के माध्यम से शीतलक को प्रसारित करने के लिए खुल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझना। थर्मोस्टेट वॉल्व होता है, ठीक है। ये मान लो, ये इधर मान लो थर्मोस्टेट वॉल्व है, ये हमारा रेडिएटर है, ठीक है, ये रेडिएटर है और ये हो गया थर्मोस्टेट वॉल्व। अगर यहाँ से हमारा शीतलक आ रहा है, शीतलक गर्म है, ठीक है, अगर ज़्यादा गर्म है और हमें ठंडा चाहिए तो जो थर्मोस्टेट वॉल्व है वो खुल जाएगा, है नहीं, और अंदर की जो और आगे की तरफ हमारा जो शीतलक है वो चला जाएगा रेडिएटर में वो ठंडा होने के लिए। अगर हमारा शीतलक गर्म नहीं है और हमें ठंडा उसको नहीं करना, तो ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाएगा और ये बाईपास से ही हमारा शीतलक चला जाएगा। वो मतलब रेडिएटर में आगे नहीं घुसेगा और वो ठंडा हमें नहीं करना है क्योंकि वो पहले से ठंडा है। तो ये इधर से ही घुस जाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा नहीं। थर्मोस्टेट वॉल्व हमारा बंद रहेगा। यही हमारा थर्मोस्टेट वॉल्व का कार्य होता है। उसके बाद में है शीतलक क्या होता है? कूलेंट, पानी और एंटी फ्रीज का मिश्रण होता है। कूलेंट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो इंजन की गर्मी को अवशोषित करता है, मतलब कम करता है और ठंडी परिस्थितियों में जमने से रोकता है। यह कूलिंग सिस्टम के अंदर जंग और जमाव से भी बचाता है। आधुनिक कूलेंट अलग अलग रंग, हरा भी होता है, ये लाल भी होता है, नीला भी होता है, आपने देखा होगा आपके व्हीकल में, है ना। ज़्यादा आमतौर पर ये हरे रंग का ही देखने को मिलता है और यह समय समय पर बदलना पड़ता है यानी। आगे है शीतलक प्रणाली के कार्य। ये देखिए आपके मैंने ये इसमें डायग्राम इसमें आपको दे रखा है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ अब, तो ध्यान से समझना। देखो, ये हमारे सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन्स हैं, यानी ये है पिस्टन्स। इसमें 4 स्ट्रोक हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा शीतलक है वो हाउस पाइप से जाएगा। ये हमारा फैन है, ये इधर फैन है, तो हाउस पाइप से जाएगा। अगर हमारा शीतलक गर्म है नहीं, और हमें उसको ठंडा करना है, तो थर्मोस्टेट वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के कारण ये अंदर की तरफ, आगे की तरफ चला जाएगा हमारा शीतलक। और ये रेडिएटर लगा हुआ है, यानी ये पूरा रेडिएटर है, ये पूरा रेडिएटर है ये, यानी ये इसका अपर टैंक है, ये इसका लोअर टैंक है। ये रेडिएटर ट्यूब्स हैं जिसमें से हमारा जो शीतलक है वो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो वो ट्यूब्स के माध्यम से ही जाएगा, यानी आगे। फिर ये ठीक है, चलो ये इतना हमें समझ लिया। अब इसमें लोअर टैंक में हमारा इकट्ठा हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा इधर, क्योंकि हमारा फैन है, फैन आगे की तरफ हवा फेंकेगा, तो हमारा शीतलक ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये लोअर टैंक पर ये इकट्ठा हो जाएगा। लोअर टैंक पर इकट्ठा होने के बाद ये फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर से दोबारा सिलेंडर में आ जाएगा। ये हमारी प्रोसेस है। अगर हमारा शीतलक ठंडा है पहले से ही और हमें उसको ठंडा नहीं करना है, वो गर्म नहीं है, तो ये इधर से, जिसे हम बाईपास पाइप बोलते हैं, तो ये बाईपास पाइप से ये गुजर जाएगा नीचे की तरफ थर्मोस्टेट वॉल्व की मदद से, और ये इधर से दोबारा फिर भी ये वापस चला जाएगा। अच्छा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फैन का सिर्फ इतना काम होता है कि ये क्या तो ये मैकेनिकल मतलब बेल्ट से घूमता है या फिर मोटर से घूमता है, जो हमारे हवा फेंकता है आगे की तरफ, रेडिएटर की तरफ हवा फेंकता है।
जिससे जो हमारा शीतलक है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो ठंडा हो जाए। बस ये इस पूरे डायग्राम में ये आपको बता रखा था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बता रखा है वाहन में कूलिंग सिस्टम अतिरिक्त गर्मी को हटाकर ओवर हीटिंग को रोककर इंजन के इष्टतम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। यह कुशल इंजन संचालन सुनिश्चित करता है और अत्यधिक तापमान के कारण होने वाले नुकसान को ये रोकता है। आगे है चरण दर चरण कार्य प्रक्रिया, मतलब स्टेप टू स्टेप इसकी वर्किंग प्रोसेस आप अब हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले शीतलक द्वारा ऊष्मा अवशोषण, मतलब जो हमारा जो कूलेंट है वो गर्म है, तो शीतलक, तो जो कूलेंट होता है वो हमारे पानी और एंटी फ्रीज का मिश्रण होता है, वाटर का, और इसमें कुछ एंटी फ्रीज के जो सब्सटेंस होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो मिले हुए होते हैं। इंजन ब्लॉक से होकर बहता है और ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करता है। मतलब जो इंजन के का दहन होता है, जब ईंधन में फ्यूल का जब वो जब ब्लास्ट होता है तो उसमें जो गर्मी होती है, उसमें जो हीट होती है, उसको कम करता है। आगे बात करते हैं शीतलक सिलेंडरों की दीवारों और सिलेंडर के सिर और अन्य गर्म घटकों के चारों ओर घूमता है तथा अतिरिक्त गर्मी को दूर ले जाता है। मतलब सिलेंडर के चारों ओर घूमता रहता है। जो लाइनर्स जो लगे होते हैं ना, हमें फर्स्ट क्लास, हमारी पहली जो क्लास थी सिलेंडर लाइनर में पढ़ा था, तो वहीं से ये जो कूलेंट होता है वो फ्लो करता है और जो सिलेंडर में जितनी भी हमारी हीट है उसको कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं थर्मोस्टेट विनियम। जब इंजन ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट बंद रहता है, जिससे शीतलक रेडिएटर में प्रवाह नहीं हो पाता। इससे इंजन जल्दी गर्म हो जाता है। मैंने आपको बताया तो वही इसमें ये बता रखा है। जब शीतलक एक विशिष्ट तापमान लगभग 80-90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब 80-90 डिग्री तक हमारा शीतलक पहुंच गया, तब ये थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और जिससे शीतलक रेडिएटर के माध्यम से प्रशासित हो जाता है। तो वो रेडिएटर में जाके वो ठंडा हमारा हो जाता है। अगर पहले से ही ठंडा है तो थर्मोस्टेट वो बंद रहता है, जिससे हमें उसको मतलब गर्म नहीं रहता और हमें नहीं ठंडा करना नहीं होता उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेडिएटर में ऊष्मा स्थानांतरण, मतलब जो रेडिएटर में जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर होती है। गर्म शीतलक ऊपरी टैंक के माध्यम से रेडिएटर में प्रवेश करता है। जैसे हमने डायग्राम में देखा, जो ऊपर का जो टैंक होता है और ये हमारा रेडिएटर फिन ट्यूब्स होती हैं, और फिर ये एक नीचे टैंक होता है जिसे हम लोअर टैंक बोलते हैं। तो ऊपरी टैंक से प्रवेश करता है हमारा शीतलक। तो उसके बाद में रेडिएटर कोर शीतलक पंखों के साथ छोटे ट्यूबों की एक श्रृंखला से होकर गुजरता है। ये जो मैंने ट्यूब्स बताई, यहाँ से फिर वो गुजरेगा हमारा शीतलक जो होता है, इसको हम रेडिएटर कोर बोलते हैं, यानी ट्यूब्स को। जैसे ही हवा रेडिएटर के ऊपर से बहती है, तो जैसे हमें बताइए पंखा लगा होता है रेडिएटर, जिसे रेडिएटर फैन बोलते हैं, तो जैसे ये हवा फेंकेगा तो स्वाभाविक रूप से रेडिएटर पंखे द्वारा गर्मी नष्ट हो जाती है। तो हवा जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये इसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी और शीतलक ठंडा हमारा हो जाएगा। चौथा स्टेप है ठंडा किया गया शीतलक इंजन में वापस लौटता है। देखो हमें शीतलक तो ठंडा कर लिया, वो हमारे लोअर टैंक में भी इकट्ठा हो गया। लोअर टैंक में जब वो ऊपर से नीचे आता है तो अब उसको हमें इंजन में दोबारा भेजना है। तो जो रेडिएटर कोर से गुजरने के बाद ठंडा शीतलक निचले टैंक में इकट्ठा हो जाता है। जल पंप इस शीतलक को इंजन में वापस प्रवाहित करता है। जो हमारा वाटर पंप जो लगे होते हैं वो दोबारा उस शीतलक को हमारा इंजन में भेजते हैं ताकि अधिक गर्मी अवशोषित हो सके और चक्र जारी रह सके, और जो हमारी प्रोसेस है जो वो हमारी कंटिन्यू रह सके। उसके बाद में जो पांचवा स्टेप है वो शीतलक स्तर बनाए रखना है, जो रिजर्वर टैंक फंक्शन। जैसे ही शीतलक गर्म होता है वह फैलता है और अतिरिक्त दबाव निर्माण को रोकने के लिए आरक्षित टैंक में प्रवाहित करता है, जिसे हम रिजर्व टैंक बोलते हैं। जब इंजन ठंडा हो जाता है तो शीतलक सिकुड़ जाता है और रेडिएटर में वापस चला जाता है, जिससे उसका स्तर उचित बना रहता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में छठा स्टेप है रेडिएटर पंखा। जब वाहन चलता है तो हवा स्वाभाविक रूप से रेडिएटर से होकर प्रभावित होती है, मतलब वो रेडिएटर के ऊपर पड़ती है। यदि अतिरिक्त शीतलन की आवश्यकता होती है, जैसे यातायात में या कम गति पर, तो रेडिएटर पंखा चालू हो जाता है, जिससे वायु प्रवाह बढ़ता है और शीतलन दक्षता में सुधार हो जाता है। मतलब अगर हमें ज़्यादा ही हमें वो ठंडा करना है हमारा शीतलक, तो पंखा जो होता है रेडिएटर का वो शुरू हो जाता है और आगे रेडिएटर की तरफ हवा फेंकता है, जिससे हमारा जो शीतलक है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। शीतलक प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वायु शीतलन प्रणाली, दूसरा होता है जल शीतलन प्रणाली। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वायु शीतलन प्रणाली जो होती है हमारी, वो हवा के माध्यम से हमारे शीतलक को ठंडा करता है, और जो जल शीतलन प्रणाली होती है वो पानी के माध्यम से हमारे शीतलक को ठंडा करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु शीतलन प्रणाली।
सिलेंडर में जुड़े पंखों के ऊपर से हवा गुजारना इंजन को ठंडा करता है। जो हमारे रेडिएटर जो फैन हमारा होता है, फैन का ही कार्य होता है वायु शीतलक प्रणाली में, यानी एयर कूलिंग सिस्टम में जो रेडिएटर फैन होता है वही हमारा ये कार्य करता है। इसमें किसी रेडिएटर पानी या शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जो वाटर पानी वगैरह की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसके बाद में उपयोग क्या है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, छोटे जनरेटर, मतलब जो छोटे हमारे जो होते हैं उसमें उनमें रेडिएटर नहीं लगा होता है, ना उसमें कूलेंट की वगैरह की जरूरत होती है, ना इसमें पानी की जरूरत होती है। बस उसमें एक पंखा लगा होता है, यानी पंखा लगा होता है जो जो उसको ठंडा करता है। तो ये हमारे जो छोटे व्हीकल्स होते हैं, बाइक वगैरह, हमारी मोटरसाइकिल वगैरह, तो उन्हीं में ये हमारा एयर कूलिंग सिस्टम लगा होता है। इसके लाभ क्या है, तो ये सरल और हल्का होता है, कोई शीतलक रिसाव की समस्या नहीं होती। रिसाव की समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें जो रेडिएटर वगैरह होते हैं वो लगे ही नहीं होते हैं। बड़े इंजनों के लिए कम कुशल, मतलब बड़े इंजन में हम इसका यूज नहीं करते हैं, उच्च तापमान में तेजी से गर्म हो जाता है। इसके बाद में है हमारा जल शीतल प्रणाली, वाटर कूलिंग सिस्टम। तो पानी का इसमें कूलेंट का इसमें यूज होता है, रेडिएटर का भी यूज होता है। अगर कूलेंट का यूज होगा तो रेडिएटर का भी यूज होगा, क्योंकि रेडिएटर ही हमारे कूलेंट को बनाए रखने में मदद करता है। इसके मुख्य भाग है रेडिएटर जो गर्म शीतलक को ठंडा करता है, जैसे मैंने आपको बताया। शीतलक जिसे हम कूलेंट बोलते हैं वो जल और एंटी फ्रीज का मिश्रण होता है, इंजन में गर्मी अवशोषित करता है। इसके बाद में जल पंप, वाटर पंप, जो हमारा इकट्ठा हो गया जो लोअर टैंक में, उसको वापस इंजन में भेजने का कार्य जो करता है, पूरे सिस्टम में शीतलक का संचार करता है। थर्मोस्टेट वोल्व, जैसे मैंने आपको बताया, इंजन तापमान बनाए रखता है, वो कंट्रोल करता है उसके टेम्परेचर को। इसमें पंखा भी लगा होता है जो रेडिएटर के माध्यम से वायु प्रवाह बढ़ाता है। उसके बाद में होज पाइप होते हैं जो इंजन और रेडिएटर के बीच शीतलक ले जाते हैं। इसके बाद में है जल शीतलक प्रणाली के प्रकार। देखो, हमें एयर कूलिंग सिस्टम पढ़ा, उसके बाद में वाटर कूलिंग सिस्टम पढ़ा। अब उसके बाद में वाटर कूलिंग सिस्टम के बीच में दो प्रकार दे रखे हैं, थर्मोसाइफन प्रणाली और पंप परिसंचरण प्रणाली। थर्मोसाइफन प्रणाली जो होती है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में कि वाटर कूलिंग सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं, तो इसमें दो होते हैं, थर्मोसाइफन प्रणाली और पंप परिसंचरण प्रणाली। थर्मोसाइफन प्रणाली हमारे प्राकृतिक परिसंचरण पुराने इंजन का उपयोग करके काम करती है, जो कि और पंप परिसंचरण प्रणाली हमारी बेहतर शीतलन के लिए पानी पंप का उपयोग करती है और आधुनिक इंजनों में इसका प्रयोग होता है। वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हमारी कार में होता है, ट्रक में, बस में, ट्रैक्टर में और भारी वाहनों में इसका उपयोग होता है। इसके जो लाभ है वो बड़े इंजनों के लिए अधिक कुशल, बेहतर ताप नियंत्रण प्रदान करता है, और इसके जो नुकसान है वो अधिक जटिल, अधिक रखरखाव की आवश्यकता और शीतलक रिसाव में अधिक गर्मी हो सकती है। इसके बाद में आपको ये बता दिया शीतलक इंजन में गर्मी को अवशोषित करता है, रेडिएटर में रेडिएटर पंखा जो होता है, थर्मोस्टेट वोल्व। इसके बाद में ठंडा शीतलक को चक्र को दोहराने के लिए इंजन में वापस आना, जो कि हमारा वाटर पंप का कार्य होता है। इसके आगे बाद में हम पढ़ते हैं सामान्य शीतलन प्रणाली समस्याएं, मतलब हमारे कूलिंग सिस्टम में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहला है शीतलक रिसाव, अधिक गर्मी पैदा करता है। शीतलक रिसाव जो होता है हमारा, अगर रिसाव हो गया तो हमारा कूलिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, और उसकी समस्या क्या होगी कि वो हीट ज़्यादा होगा, ओवर हीट ज़्यादा दिखाने लग जाएगा। इसके बाद में अवरुद्ध रेडिएटर, मतलब रेडिएटर में कोई कमी आ जाना, तो वो क्या करेगा, वो शीतलन दक्षता को कम कर देगा, है नहीं, जिससे हमारा ठंडा नहीं हो पाएगा हमारा। इसके बाद में दोषपूर्ण थर्मोस्टेट, मतलब जो थर्मोस्टेट वोल्व है उसका खराब हो जाना। तो थर्मोस्टेट वोल्व क्या काम करता है, तापमान को नियंत्रित करता है कि कब आगे भेजना है, कब कब बाईपास से गुजारना है। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो तापमान नियंत्रण को प्रभावित करेगा। जल पंप विफलता, अगर खराब में समस्या आ जाती है तो हमारे शीतलक परिसंचरण को रोकता है और ये आगे काम नहीं करता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी हमारी कूलिंग सिस्टम की। तो ऐसे ही हमारी थ्योरी क्लासेस की 4 क्लासेस हो चुके हैं। कल की क्लास में हम करेंगे ईंधन प्रणाली, जिसे हम फ्यूल सिस्टम बोलते हैं। तो फ्यूल सिस्टम भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम टेक्निकल की चैप्टर्स कर रहे हैं। तो जब जो ही हमारी टेक्निकल के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, उसके बाद में हम नॉन टेक्निकल लाएंगे, जिसमें ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस और जो भी जितने भी चैप्टर हैं हमारे नॉन टेक्निकल के, वो हम फिर उसमें करवाएंगे। तो हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्लास से आपके क्वेश्चन बनेंगे, है नहीं। तो आप एक भी क्लास मिस मत करिएगा, और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको कैसी क्लासेस लगती हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर इस क्लास का अपडेट मिलता रहे। और हमारे अगर आप
के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।